हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का मॉडल पेपर नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी उसमें जोड़ने पर क्या आना चाहिए, शून्य वो। तो इसमें कौन सा आएगा, बी। दूसरा क्वेश्चन की 3x बराबर 21, तो x का मान। अब इसमें क्या होगा, इसमें इधर देखिए ये 3x बराबर 21, तो x छोड़ दो 21 बटा ये 3 कहाँ से आ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 7। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए। रैखिक चरण की अधिकतम घात होती है, रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। क्योंकि रैखिक समीकरण होता है जिसको समीकरण को यानी सरल रेखा प्राप्त होती हो। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जिस संख्या के इकाई का अंक, लेकिन इसमें तो 5 ये भी होती है, एक वाली भी होती है। अब लेकिन ये देखिए 2025 ये होती है, 441 ये भी होती है, 21 ये भी होती है, लेकिन 79 ये 79 ये क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा। अब हमें मालूम है कि एक किस किस के वर्ग करने पर आता है, एक और 9 के, तो एक वाला तो है नहीं इसमें कोई भी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा 109। 120 का 80% ये आता है, ये 120 का 80%, 120 का 80 बटा 100, तो 0 से 0 12 टे 96, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो सभी को आता है, कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। मूल बिंदु के निर्देशांक है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन सी। 6xy तथा 4x² का गुणनफल, अब इनको गुणा करना है, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x³ y, 24x³ y। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5/6, यहाँ पे इंटू है ना, यहाँ क्या है इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यानी इसको घात के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 वाला घात 4 लिख सकते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है हमारी, क्या होती है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये वाली सर्वसमीका होती है। 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। अब बी क्या होता है, इकाई का अंक, और दहाई का अंक क्या है ए, तो दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करके लिखते हैं, और प्लस इकाई का अंक, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 15xyz में, या में है ना, में xyz का गुणांक है। अब xyz का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें, 15/16। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण में सदैव खाली स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें समता चिन्ह का, समता का मतलब बराबर चिन्ह का, किसका होता है, समता का प्रयोग किया जाता है। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य, यहाँ क्या है शून्य, शून्य की संख्या केवल क्या होती है, सम, क्या होती है सम। क्योंकि अगर किसी संख्या के लास्ट में एक शून्य है तो उसका वर्ग करने पर 2 शून्य आ जाएगा, 2 है तो 4 आ जाएगा, है ना, तो सम। ब्याज का संयोजन खाली स्थान होने पर ब्याज दर आदि जो अधिक कब होती है, जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणांक, अब x⁴ किससे गुणा हो रहा है, 2/8 से, तो इसमें क्या आ जाएगा 2/8। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या खाली स्थान से विभाजित। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होती है, यानी इकाई का अंक 0 होने पर यह संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य होती है। तो इसमें दोनों ही सही है, 2 से भी विभाज्य होगी और 10 से। तो यहाँ डायरेक्ट 10 लिखना है हमें, पहले क्या इसको मान्यता देनी 10 को, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसे, 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अब इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए मैं कॉपी लाता हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए जिस संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं उसके गुणनखंड कर दो। अब 16 के गुणनखंड करेंगे तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की घात 4,
तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4 और इसके ऊपर घात माइनस का 1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात माइनस का 4। अब एक फॉर्मूला पढ़े हम, इसे ए की घात m और उसकी घात n होती है। तो क्या होता है, ए की घात m इंटू एन, तो ये क्या हो जाता है, ए की घात m इंटू एन, ये हो जाता है। तो यहाँ देखो 2 की घात 4 और उसकी घात -1, तो इसको क्या होगा, ये दोनों घाती गुणा हो जाएगी। 2 की घात -4 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात माइनस का 4। इस 2 की घात -4 से 2 की घात -5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 की घात 3 और इसको लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 55, 25 25 पंजे 125। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 भाजक 4 की घात 3, इस घातांक रूप में लिखना है। तो इसको भी सॉल्यूशन करते हैं हम, जैसे इसमें लिखा हुआ 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 भाजक 4 की घात 3। अब एक सूत्र होता है हमारे पास, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, यानी घाती क्या करते थे हम, जोड़ देते हैं। तो इसमें इसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा 4 की घात 3 प्लस 4 भाजक 4 की घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 7 भाजक 4 की घात 3। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ए की घात m भाजक ए की घात n, तो इसको क्या लिखते हैं हम, ए की घात m माइनस एन, m माइनस एन। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 7 माइनस का 3, तो 4 की घात 4, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका योगफल करना है हमें। देखिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 5/6x प्लस का 7/6x प्लस का 1/6x। अब यहाँ देखो हर तो समान है, तो सीधे कर सकते हैं हम इसको। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इनका लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 6 और ऊपर 5x प्लस 7x प्लस का 1x। इन सबको जोड़ लो, तो 5 और 7 12, 12 और 1 13 x/6, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 1:4 को, तो 1:4 को क्या लिखते हैं, 1/4 प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा, तो ये काट दो इसको, 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 8000 का घनमूल कर देते हैं हम। तो ये 8000, इसका घनमूल कर लो, 2 का भाग देंगे 4000, फिर 2 का भाग देंगे तो 2000, फिर 2 का भाग देंगे तो 1000, फिर 2 का भाग देंगे तो 500, फिर 2 का भाग देंगे तो 250, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 2 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 2 और 1 3, 5 8, यानी 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देव, 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 का देव 5 बार, फिर 5 का देंगे तो 1 बार। अब क्या करना है हमें, घनमूल के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, यानी बाहर क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी इसका घनमूल कितना आ जाएगा हमारा 20 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग, अब हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 42 का वर्ग ज्ञात करना हमें, तो 42 का वर्ग, तो क्या करें 42 इंटू 42। अब 42 को 42 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे, 1764 आ जाएगा सीधा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत की परिभाषा दीजिए। आयत की परिभाषा दीजिए। अब आयत की परिभाषा ये तो सभी जानते हैं, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, वह क्या कहलाती है, आयत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 है। समबाहुभुज है कोई जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 है। तो इसको देखिए, इसको हल करते हैं हम कॉपी में। जैसे मान लो, अब एक फॉर्मूला होता है समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण,
इसका सूत्र होता है ये n-2 इंटू 180 बटा n, जहाँ n क्या है, भुजाएं की संख्या। तो इसमें भुजाएं कितनी दी हुई थी हमें क्वेश्चन में भुजाएं दी हुई थी 5। क्वेश्चन में कितनी भुजाएं 5, तो 5 - 2 इंटू 180 बटा 5, n का मान 5 है, तो ये 5 - 2 n 3 इंटू 180 बटा 5। अब 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 बटा 5, 5 का भाग दे दो, कितनी बार देगा 108 डिग्री। यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में प्रत्येक अंतःकोण होगा हमारा 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x - 3 = x + 2 को हल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इधर देखिए, 2x - 3 = x + 2, इसको हल करना है, यानी पक्षांतरण कर दो। तो 2x, ये x इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस का बराबर 2, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, तो इधर तो क्या होगा x बराबर 5, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा x बराबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16 को हल कीजिए। यानी इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16, तो इसको हल करेंगे तो 4 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 3 से ही कट जाएगा 2 बार, कितना बचा ऊपर, तो -2 इंटू 2 यानी -4, और नीचे कितना बचा 5 के 20, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से -1/5, तो इसका आंसर कितना बचा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्याएं लिखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब 2 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं ना, वो सब संख्याएं लिख सकते हैं हम। 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी सभी, जैसे 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस के 3/2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, 2 से छोटी, तो वो सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3.02 इंटू 10⁻⁻6 को, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, सामान्य रूप में। देखिए इधर 3.02 इंटू 10⁻⁻6, सर्वप्रथम इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब ये ऋणात्मक है तो इसको भी धनात्मक बदलेंगे, तो 3.02, ये 100 तो है ही सही, इंटू 10, ये 6 भी नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर दो तो 302 हो गई है, तो इसका दशमलव उठाएगा तो 302 हो गई, और बटा 2 जीरो, तो ये 6 जीरो, ये तो कितने हो जाएंगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हल करना है, इसको हल करना है, यानी 8x माइनस का 3/3x बराबर 2। क्या करें, वज्र गुणा कर दें, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो 8x - 3, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना लगेगा 6x। क्या करें, पक्षांतरण, तो 8x माइनस का 6x, और ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये तो हो जाएगा 2x बराबर 3। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें B का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, और ये XYZ। देखिए क्वेश्चन, यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि क्या होती है, कोण ज्ञात करना है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो यानी वही लाइन लिखनी है, चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कोण B और कोण D, इसमें ये वाला कोण B और कोण D ये बराबर होगा। इसका मान दिया हुआ 100 डिग्री, इसका मान y, यानी कोण y का मान तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कोण y का मान 100 डिग्री। लेकिन वो लाइन लिखनी है यहाँ पे, क्या, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, कोण Z और कोण X ये भी समान होंगे,
इसी प्रकार कोण जेड बराबर कोण एक्स, ये भी समान होंगे। अब चाहो तो हम आसन कोण वाला लगा दो या फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः यानी कोण ये 100 डिग्री प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा ये। अब देखिए कोण एक्स का मान जेड का मान बराबर वाई का मान दिया हुआ, तो ये 100 डिग्री प्लस अब एक्स और जेड भी बराबर होंगे प्लस वाई का मान 100 डिग्री प्लस इसकी जगह भी हम जेड की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 360 डिग्री। अब ये 200 प्लस 2 कोण एक्स बराबर 300 पक्षांतरण कर दें तो ये इधर जाएगा एक्स यानी 360 माइनस का 200, तो ये हो जाएगा क्या 160 डिग्री, और ये 2 इधर आ जाएगा तो कोण एक्स का मान 160/2 यानी 80 डिग्री। एक्स का मान 80 डिग्री आ गया और एक्स और जेड क्या थे बराबर, इसी प्रकार कितना हो जाएगा एक्स का मान भी 80 और जेड का मान भी 80 और वाई का मान 100 है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी हमें छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसे 252 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करेंगे हम, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 252 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 3, अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का देव, 2 एकम 2 21, फिर 3 का देव 7, फिर 7 का एक बार। अब पूर्ण वर्ग क्या है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए हमें मालूम है कि 2 2 के जोड़े बनने चाहिए, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस संख्या को हमें किससे गुणा करना होगा 7 से गुणा, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ लिखना होगा अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दो 512 के, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। अब क्या करना है, इनको सबको एक साथ लिख लेना है और घनमूल, घनमूल के लिए क्या करते हैं हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 3 के जोड़े बनाओ तो क्या आ जाएगा, इसमें से 3 जोड़े बन रहे हैं 2 × 2 × 2 यानी 8, यानी 512 का घनमूल कितना हो गया हमारा 8, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3a और प्लस 2 5 बराबर प्लस दे रखा है b और 2, तो इसमें देखिए यहाँ कितना रखें ताकि नीचे 2 आए। अब यहाँ 7 रखने पर 12 होते हैं, तो एक की जगह क्या रख सकते हैं हम 7, क्यों क्योंकि 12 हमें 2 लाना है, तो ये 7, तो ये 2 एक हासिल का। अब कितने हो गए 3 और 3 6, यानी 7 2 है ना, यानी एक का मान तो कितना आ गया हमारे पास 7 और बी का मान सॉरी 6, 3 और 3 6 और बी का मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो इस प्रकार करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, इसमें एक स्कूटर है जिसका मूल्य 42,000 रुपये है, इसमें अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना। कितनी कमी हो रही है प्रतिवर्ष 8% की है ना। तो 1 वर्ष बाद हमें क्या करना है स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इधर
यानी कमी का सूत्र लगा दो। क्या होता है अवमूल्यन, यानी प्रारंभिक मान एक माइनस कमी हो रही थी माइनस दर बटा 100 और घात समय। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि लास्ट में कितना मान रहेगा, कितना मान बचेगा, है ना। अवमूल्यन, सॉरी यहाँ अवमूल्यन लिख देते हैं, अवमूल्यन, ये अवमूल्यन के पश्चात मूल्य है ना। अब प्रारंभिक मान कितना दिया हुआ है इसका 42,000, एक माइनस दर कितनी है 8 बटा 100, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष बाद, तो ये 1, तो ये 42,000। अब यहाँ कितना आएगा 100 माइनस 8 यानी 92 इंटू ये 92 बटा 100। इसको जीरो से दो जीरो कट गए, क्या बचा 420 इंटू 92। अब 420 को 92 से गुणा कर देते हैं, तो 420 को 92 से गुणा करेंगे तो जीरो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू जीरो, 9 दूनी 18, एक हासिल का 9 छः 36 और 1 37, तो ये हो गया 0 4 16 और ये 38, यानी कितना आ जाएगा 38,440। यानी 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना रहेगा 38,440 रुपये रहेगा उसी स्कूटर का मूल्य, क्योंकि उसमें हर वर्ष कमी हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी आयु का योग होना चाहिए, यहाँ योग 56 वर्ष हो जाएगा, अतः उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए इधर अब ये अनुपात दे रखा, तो हम आयु मान ले, माना राहुल व हारून की आयु क्रमशः 5:7 दे रखा है, तो माना राहुल व हारून की क्रमशः आयु अब जैसे इसका अनुपात दिया हुआ 5:7, तो ये तो 5x और ये कितना हो जाएगा 7x, है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद, अब वर्तमान कितनी है 5x, इसकी कितनी है 7x, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, यानी अभी 5x तो 4 और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु भी कितनी हो जाएगी 4 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी 7x + 4। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद यानी प्रश्नानुसार इनकी दोनों को आयु का योग कितना होगा 56 वर्ष, तो 5x + 4 7x + 4, और इन दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 56, तो हल कर लो अब इनको, यहाँ प्रश्नानुसार लिख देना। तो हल कीजिए तो 5x और 7x तो 12x, 4 और 4 8 बराबर 56, तो ये पक्षांतर कर दो 12x बराबर 56 माइनस का 8, तो 12x इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 8 और ये 48, x बराबर 48 बटा 12, यानी कितना आ गया 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब हमने राहुल की आयु कितनी मानी थी, उनकी वर्तमान आयु पूछा, तो राहुल की आयु हमने कितनी मानी थी, राहुल की आयु हमने मानी थी 5x, राहुल की आयु 5x, तो राहुल की आयु हो जाएगी, राहुल की आयु 5x थी ना, तो x का मान 4 आ गया, तो 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की आयु कितनी मानी थी हमने 7x, यानी x की जगह 4 रख दो, तो 7 यानी 28 वर्ष, 28 वर्ष। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए a² + 5 b³ + 3 + 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन आसानी से। इसका भी हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, a² 2 + 5 b³ 3 + 3 + 5, यानी इसको क्या करना है हमें सरल करना है, तो इन दोनों को तो गुणा करना, तो एक कोष्टक खोल लो, तो मैं ये वाला कोष्टक खोल रहा हूँ, तो a²
ये बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, ये बी क्यूब प्लस 3 और प्लस 5 इसके साथ चल रहा है, गुणा करो ए स्क्वायर और बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 5×3 = 15 प्लस 5। अब जो सजा आती है उनको हल कर दो। a² b³ और कोई नहीं है, 3a² वाला भी नहीं है, 5b³ वाला भी अकेला है, और 15 + 3 सॉरी 15 + 5 कितने हो जाएंगे 20, ये प्लस 20। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इसमें आगे वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए 1/3 -1 माइनस 1/4 -1। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इधर 1/3 -1 माइनस 1/4 -1, इसका मान ज्ञात करना। अब हम जानते हैं कि माइनस में तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनका धनात्मक बदलो, तो a/b इसकी घात -x, तो ये क्या होता है b/a इसकी घात हो जाती है x, यानी व्युत्क्रम करने पर घातें धनात्मक में चेंज हो जाती है। तो इनका व्युत्क्रम कर दो, 3/1 इसकी घात 1 माइनस का 4/1 और इसकी घात 1। अब नीचे a का कोई महत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, यानी -1। कितना हो जाएगा -1। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 5 -4 की घात, ये क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो तो, -4 की घात 5 भाजक -4 की घात 8, ये क्वेश्चन हमारा, इसको हल करना है हमें। देखिए अब इसमें आधार समान है, भाग है और घातें अलग अलग है, तो फॉर्मूला लगा दो, a⁴m भाजक a⁴n वाला क्या होता है a⁴m माइनस n, यानी -4 5 और माइनस का 8, तो ये -4 की घात कितनी हो जाएगी -3, -4 की घात -3। अब इसको धनात्मक में बदलोगे तो वही ये 1 में चला जाएगा, तो 1/-4 की घात 3 ये हो जाएगा, 1/-4 की घात 3। इसको और आगे हल करना चाहो तो और आगे कर सकते हैं, है ना, -4 × -4 × -4 हो जाएगा नीचे 1/में, तो यही तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। इसमें जमाधन दिया हुआ है ये, और ये क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज। इसका हमें एक आलेख बनाना है, तो इधर देखिए मैं डायरेक्ट रफली बना के बता रहा हूँ आपको, आप इसको ग्राफ पेपर में बनाना आपको। तो इधर 1080, यानी ग्राफ पेपर में इस प्रकार से खींचना है, हमें इस प्रकार से खींच लेना है। ये तो हमारी हो जाएगी x और ये हमारी हो जाएगी y, ये x, ये मूल बिंदु 0 और ये y। अब देखो इधर इसमें जमाधन और साधारण ब्याज, यानी एक पर कोई सी जमाधन ले लो और एक पर साधारण ब्याज। तो मैं जो x है इस पर तो साधारण ब्याज लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास संख्या है 80 से लेकर 400 तक, तो हम पैमाना लेना में, और पैमाना में इस प्रकार दें कि ये पूरे आ जाने चाहिए। तो x पर हम 80 का अंतर लेते हैं, और उसमें डिब्बे बने हुए हैं, तो एक डिब्बा 1 सेमी का होता है, तो मैं एक डिब्बा यानी 1 सेमी बराबर कितना ले रहा हूँ 80। तो जैसे इसमें डिब्बे मान लो ये यहाँ पर बने हुए हैं, इसमें मान लो ये 80 160 240 320 400 और ये आ जाएगा फिर 480, यानी 80 का चल रहा है, तो 80 इसके हिसाब से नहीं लेना हमें, जो सब में अंतर समान होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसका पैमाना तो हो जाएगा हमारे पास, पैमाना x पर 1 सेमी बराबर 80 रुपये, और ये क्या है साधारण ब्याज। अब y x पर
1 सेमी बराबर, अब वाई एक्स पर इसमें 1000 से लेकर 5000 तक है, तो इसमें भी 1000 का ले लो चाहो तो, या फिर 500 का भी ले सकते हो, है ना, यानी पूरे आ जाने चाहिए। तो 1000 का देता है, 1 सेमी बराबर 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं, एक डिब्बा, ये जैसे मान लो यहाँ 1000, ये 2000, ये 3000, ये 4000, और ये 5000, और ये 6000। अब हमें करना क्या है, जैसे 80 रुपये, है ना, यानी 1000 रुपये धन था तो इसका ब्याज कितना है, 80 रुपये। तो 1000 और 80 जिस बिंदु पर जहाँ मिलते हैं, ये दोनों रेखाएं बनी होगी, इस जिस बिंदु पे मिलते हैं ये, वहाँ पर हमें बिंदु बनाना है। तो ये बिंदु बना दिया। इसी प्रकार 2000 का ब्याज कितना है, 60 रुपये, 160, तो 160, तो ये यहाँ पर। इसी प्रकार ये एक्स दोनों चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं लो, दोनों ऊपर नीचे हो सकता है। अब 3000 का ब्याज कितना है, 240, तो 240 का कितना है, 3000 रुपये, तो ये 3000। इसी प्रकार 4000 का ब्याज कितना है, 320, ये सारणी में 320, तो इसमें 320 देखो, 4000 और 320 ये यहाँ पर मिल रहे हैं। 5000 का ब्याज 400 रुपये, तो 5000 का ब्याज 400 रुपये। अब इन सब बिंदुओं को हमें स्केल की सहायता से मिला देना है, तो स्केल की सहायता से मिला दो इनको, मैं रफली बना रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधे। अब इसमें से ये रेखिक आलेख हो गया। अब कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें, जैसे ये क्या मूल बिंदु से गुजरता है क्या, तो हाँ ये है मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। इसमें जहाँ पर ये कट रहे हैं ना, वो सब इनके चाहे तो इनके निर्देशांक भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 160, 2000, ये 80, 1000, ये फिर 240, 3000, ऐसे निर्देशांक भी लिख सकते हैं। और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो पूरा हो गया है। इस प्रकार से ये हमने 2 पेपर हल कर लिए हैं, तो इनको ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, और इनमें से क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो अच्छी तैयारी के लिए ज़रूर देख के जाएँ, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को बताएं ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।